वेलकम टू टारगेट मिशन। ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं विस्थापन अभिक्रिया। और आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो सिर्फ के सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया के लिए। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया से आप समझते क्या हैं, इसको आज हम डिटेल बताने वाले हैं। चलो एक उदाहरण लेते हैं। मान के चलो कहीं पे हम कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम में क्या हुआ ना कि चीफ गेस्ट के लिए हम आगे चेयर लगाए हुए हैं, लेकिन क्या होता है कि जो बच्चों लोग होते हैं, जब तक चीफ गेस्ट नहीं आते हैं तब तक बच्चे ही चीफ गेस्ट होते हैं। तो क्या करेंगे, वो चीफ गेस्ट का जो चेयर होगा देखने में थोड़ा सा अच्छा होगा, बच्चा लोग आकर के उसके ऊपर बैठ जाएगा, है ना, स्टार्टिंग में। लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो बच्चा अपना स्वेच्छा से आदर पूर्वक अपने स्थान को छोड़ देता है और वहां पे चीफ गेस्ट जो भी होते हैं वो आकर के बैठ जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, चीफ गेस्ट के द्वारा उन बच्चों का प्रतिस्थापन कर दिया गया। तो प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि एक जगह से किसी को हटाना और उसी के स्थान पर दूसरे को लाना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं या सब्स्टिट्यूशन भी इसको बोलते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन शब्द जो है ना, ये प्रतिस्थापन जो शब्द है, इसका प्रयोग मैच के दौरान भी किया जाता है, क्रिकेट के दौरान भी किया जाता है, चाहे कोई भी आपका खेल हो, कोई भी खेल का मैदान हो, वहां पर हम लोग प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का यहाँ परिभाषा बताया गया, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ या ग्रुप के द्वारा किसी दूसरे पदार्थ या ग्रुप को विस्थापित कर दिया जाए उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के, तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान के चलो ए और बी पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन क्या आया, सी आया, और क्या किया, सी ए को हटा दिया। जैसे ही सी ए को हटा देता है तो ये बन जाता है सी बी और प्लस में आ जाता है ए। तो क्या हुआ, यहाँ पे ए बी को जब सी के साथ मिलाया गया तो ए को प्रतिस्थापित कर दिया गया और ए के जगह पर क्या आ गया, सी आ गया, मतलब सी बी प्लस क्या मिला, ए। तो ये भी एक प्रकार के क्या हुआ, प्रतिस्थापन। समझिए बात को। तो प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, ए को हटा दिया गया और उसके जगह पे कौन आ गया, सी। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा ए का क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। अब दूसरा हम लोग ये देखते हैं, ए बी प्लस आपका सी डी था, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो सपोज यहां से ए को हटा दिया गया और ये सी जो है वो ए को हटाया, मतलब ए हटाया सी को और सी हटाया ए को, मतलब दोनों एक्सचेंज हो गया, है ना। दोनों क्या हुआ, एक्सचेंज, एक दूसरे में परिवर्तित हो गया, विनिमय हो गया। तो यहाँ पे ए को हटाएंगे और ए की जगह पे अगर सी आ जाएगा तो बन जाएगा सी बी, और सी के जगह पे ए आ जाएगा तो बन जाएगा ए डी। तो ये हो गया कौन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये दोनों प्रतिस्थापन है, बट यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिस्थापन एक का हुआ, यहाँ प्रतिस्थापन दो का हुआ। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जब एक का प्रतिस्थापन होता है तो उसको नाम दिया जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, और जब विस्थापन एक से अधिक यानी दो का होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का विस्थापन हुआ। तो जब दोनों का विस्थापन होगा तो दो को हम लोग बोलते हैं द्विवीय विस्थापन। तो इसको नाम रखा गया एकल विस्थापन अभिक्रिया और यहाँ पे नाम रखा गया द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर बताइए विस्थापन अभिक्रिया कितना होता है, आप बिना सोचे बिना समझे डायरेक्ट कहेंगे सर तो दो बताए थे, एक बताए थे, अगर एक का विस्थापन हो गया तो एक कल, और दो का विस्थापन हो गया तो क्या बोलेंगे, द्विवीय विस्थापन। यानी विस्थापन अभिक्रिया टोटल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एकल विस्थापन और द्विवीय विस्थापन। द्विवीय विस्थापन का एक नाम और रखा गया है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
यहां तक क्लियर है। देखो, एकल विस्थापन अभिक्रिया की बात अगर करता है, जिसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो अधिक क्रियाशील होता है ना, वो अपने से कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील अपने से कम क्रियाशील धातु को उसी के लवण से विस्थापित कर देता है। ये अभिक्रिया आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, समझिए बात को। क्या बोले, जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देंगे, उसे नाम देंगे कौन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग यहां इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे मान के चलो ए बी था, अगर ए बी की बात करते हैं, मान के चलो ए बी जो है ना, वो एक प्रकार के क्या है, लवण है। अब इसको हम सी के साथ रिएक्शन अगर करवाते हैं, तो सी क्या किया ना, ए को हटा दिया, ए को विस्थापित कर दिया, और जब ए को विस्थापित कर देगा तो यहां बन जाएगा सी बी और प्लस में आ जाएगा क्या, ए। मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर सी हटा दिया किसको, ए को। लेकिन बाबू हटाएगा तब, विस्थापित तबे करेगा जब सी की क्रियाशीलता ए से ज्यादा होगा, सी का क्रियाशीलता ए से ज्यादा होगा। तो बच्चों लोग, हम आपको पहले ये बताना चाहेंगे कि ये क्रियाशीलता कैसे पता करते हैं। क्रियाशीलता की अगर बात करते हैं, तो चलिए आइए हम एक पेज लेते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे क्रियाशीलता के बारे में। चलो ठीक है, यहाँ पे आपका एक पेज आ गया। अब इसमें हम आपको ये समझाते हैं क्रियाशीलता का जो ऑर्डर होता है, यानी जो क्रम होता है, वो किस प्रकार से क्रियाशीलता का क्रम है, इसके बारे में हम आपको डिटेल दिखाते हैं। सबसे ज्यादा अगर 10th के बुक की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है पोटेशियम होता है, इसके बाद आपका रुबिडियम होता है, इसके बाद कैल्शियम होता है, इसके बाद सोडियम होता है, इसके बाद मैग्नीशियम होता है, इसके बाद एल्यूमिनियम होता है, इसके बाद आपका जिंक होता है, क्रोमियम, इंडियम, फेरस, निकेल, निकेल के पहले आपका कोबाल्ट होता है, उसके बाद निकेल होता है, इसके बाद लेड होता है, लेड के बाद हाइड्रोजन होता है, इसके बाद कॉपर होता है, कॉपर होता है, इसके बाद Hg होता है, उसके बाद Ag होता है, इसके बाद Bi होता है, इसके बाद Au होता है। मतलब ये क्रियाशीलता का क्रम होता है। मतलब पूछा जाएगा सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु, तो आप किसका नाम लेंगे, पोटेशियम का। पोटेशियम से कम क्रियाशील रुबिडियम, रुबिडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम सोडियम, सोडियम से कम। तो ये क्रियाशीलता का क्रम होता है। देखो 10 क्लास में आपको नहीं देता है, लेकिन इसके जस्ट पहले होता है लिथियम। क्या होता है, लिथियम। तो याद रखना, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु लिथियम, उसको से कम पोटेशियम। लेकिन 10th के बुक में आपका ये लिथियम का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, तो आप याद रखना सबसे ज्यादा क्रियाशील अगर आपसे कभी पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप नाम लेंगे पोटेशियम का। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, इंडियम, फेरस, कोबाल्ट, निकल, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, अधातु है, ठीक है। लेकिन ये सब जो है ना, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातु है ना। मतलब ये सबसे ज्यादा, एक रोम एक बाद ये, ओकर बाद क्रियाशीलता की बात करते हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशील आपका लिथियम के बाद आपका आता है पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील आपका आता है
गोल्ड, और इसके बाद आपका बिस्मथ, फिर आपका सिल्वर। यानी सोना और चांदी जो है और बिस्मथ और प्लेटिनम भी आता है, जो कि सबसे कम क्रियाशील की कैटेगरी में आता है, और सबसे ज्यादा क्रियाशील आपका लिथियम और पोटेशियम आता है। क्लियर है? तो इसमें हम आपको क्या बोले कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके ही लवण से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ज्यादा क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसी के लवण से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, CuSO4 है, इसमें अगर Fe को मिलाएंगे तो CuSO4 ऐसे नहीं, ये होता है एक्वस यानी जलीय विलयन। इसको में Fe को मिलाते हैं तो स्टूडेंट Fe बोलो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है कि नहीं? कहेंगे कैसे सर? देखो कॉपर बाद में आया, Fe पहले आया, तो जो पहले आया ना वो ज्यादा क्रियाशील है। तो जो ज्यादा क्रियाशील है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। यानी यहां से कॉपर का क्या होगा, विस्थापन होगा, और ये बनेगा FeSO4, एक्वस रह जाएगा, और यहां से विस्थापन किसका हो जाएगा, कॉपर का। आपके एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आता है। आपके एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट में आयरन को डाला जाता है? तो आपको दो चीजें सोचना है, किस में डाला गया, कॉपर सल्फेट में आयरन को। तो पहला बात ये सोचना है कि ज्यादा क्रियाशील कॉपर है कि आयरन। तो जिसको डाला जा रहा है ना वो ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन होगा। तो कॉपर सल्फेट में आयरन को डाला गया तो क्या हुआ, कॉपर का विस्थापन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है, किंतु जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का नीला रंग परिवर्तित क्यों हो जाता है? तो हमारा जवाब होगा, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, विलयन मतलब जल है ना, तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन को डाला जाता है तो विलयन से कॉपर का विस्थापन हो जाता है, इसलिए इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान करके चलो ये AgCl है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड। अब ये सिल्वर क्लोराइड का हम एक्वस लेते हैं, इसको अगर हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पहली बात ये सोचना है कि क्या सिल्वर क्लोराइड जो है इसको में धातु सिल्वर है, यहाँ पे धातु सोडियम है, तो ज्यादा क्रियाशील कौन हुआ, सोडियम की सिल्वर। तो सिल्वर तो बाबू सबसे कम क्रियाशील, सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या, सोडियम है। यहाँ पे सोडियम के बाद पोटेशियम, लिथियम जो भी है, तो यहाँ पे क्या है, सोडियम ज्यादा क्रियाशील है। तो ज्यादा क्रियाशील है तो ये क्या करेगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा, और विस्थापित करके ये बना देगा NaCl एक्वस, और साथ में यहाँ से सिल्वर का क्या हो जाएगा, विस्थापन। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप विस्थापन अभिक्रिया समझ रहे होंगे। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु है ना वो अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, उसके ही लवण से विस्थापित कर देता है। जैसे कॉपर सल्फेट लवण था, इसको से Fe जो है वो कॉपर का विस्थापन किया। सिल्वर क्लोराइड लवण था, इसको से सोडियम क्या किया, सिल्वर को विस्थापित कर दिया। समझ में आ रहा है? आगे समझेंगे हम लोग, क्या करेंगे वो आगे समझिएगा। ZnSO4 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। जब इसका एक्वस लेंगे और इसको हम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कहेंगे क्या होगा जब जिंक सल्फेट में कॉपर को डाला जाएगा। तो बताइए सर, क्या कॉपर ज्यादा क्रियाशील है? पता करके देखो, कॉपर कहाँ, यहाँ आ रहा है कॉपर, जिंक कहाँ आ रहा है सर, तो जिंक आपका यहाँ आ रहा है, मतलब कॉपर कम क्रियाशील, जिंक ज्यादा। तो बोलो क्या कम क्रियाशील ज्यादा क्रियाशील को विस्थापित कर पाएगा? नहीं सर,
हमने आपको बताया कि जो ज्यादा क्रियाशील है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करेगा। मतलब यहाँ पे विस्थापन पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे कहेंगे किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करते हैं कि आप एकल विस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से समझे होंगे और उसके लिए ये क्रियाशीलता का क्रम याद रखेंगे। इसको याद रखने का ट्रिक भी है, ये दोनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं लेके मतलब लिथियम और पोटेशियम। आरबी मतलब याद रखेंगे रवि बाबू, ठीक है, लेके रवि बाबू। सीए मतलब का, एनए मतलब नाम, ठीक है, और MgAl को एक साथ हम लोग बोलते हैं मंगल। क्या बोलेंगे? मंगल। यानी याद हुआ, Li मतलब ले, के मतलब के, ठीक है, आरबी मतलब रवि बाबू, सीए मतलब का, एनए मतलब नाम, MgAl मतलब मंगल। लेके रवि बाबू का नाम, लेके रवि बाबू का नाम, लेके रवि बाबू का नाम। अब मंगल क्या कर रहा है वो समझो। मंगल क्या कर रहा है? जिंक मतलब याद रखेंगे जीता, मंगल जीता, CAR मतलब कार, इनाम, ठीक है। क्या हुआ? मंगल जो है वो रवि बाबू के नाम लेकर के, रवि बाबू के नाम लेकर के जीत रहा है। क्या जीत रहा है? कार और इनाम। क्या जीत रहा है? कार, इनाम। उसके बाद क्या हुआ? जो फीमेल है ना, फीमेल देखो क्या होता है बाबू, जो फीमेल होती है ना वो खुद से कुछ करती नहीं है, ठीक है, बस क्या होता है ना वो जलते रहती है, परेशान होती रहती है। तो क्या हुआ? फीमेल को नींद हराम, इसको में हराम जो शब्द है ना इसका कोई मतलब नहीं होता। फीमेल को नींद हराम बस इसी में लगा देंगे। नींद मतलब नहीं मतलब नींद, हराम ऐसे ही। अब प्यारे बाबू, पीबी मतलब प्यारे बाबू या प्रकाश बाबू भी बोल सकते हैं, हमरो नाम ले सकते हैं, ठीक है। पीबी मतलब प्यारे बाबू, है ना। है परेशान, काहे खातिर परेशान है? कौन होगा अगला विजेता? आप। कौन होगा अगला विजेता? आप। तो इस प्रकार से इसको याद रखने का ये एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप याद रख सकते हैं क्रियाशीलता का श्रेणी। एक बार फिर से बोल रहे हैं, याद करो। लेके रवि बाबू का नाम, मंगल जीता कार इनाम, फीमेल को नींद हराम, प्यारे बाबू है परेशान, कौन होगा अगला विजेता? आप। बिल्कुल आप विजेता होंगे अगर आप इसको याद कर लिए तो। क्लियर हुआ? बहुत जगह पे ये काम देता है। ये हुआ कौन अभिक्रिया? एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो अब हम लोग बात करते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को नाम दिया जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है? तो वैसे अभिक्रिया को बोला जाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। क्या बोले? जिस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, तब उसे नाम देते हैं हम लोग कौन अभिक्रिया? उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान के चलो AB है, साथ में CD है। अब क्या हुआ ना, A को हटा देंगे, A और C जो है ना एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। A के जगह पे C आ गया और C के जगह पे A आ गया, तो जाकर के ये बन गया कौन अभिक्रिया? उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण देखते हैं, मान के चलो यहाँ HCl है, यहाँ NaOH है। क्या हुआ ना, ये सोडियम था, H के जगह पे आ गया, मतलब ये बना दिया NaCl, और H आ गया किसके जगह पे? सोडियम के जगह पे। तो आप इसको लिख सकते हो बाबू HOH, लेकिन HOH न लिख करके इसी को हम लोग लिख देते हैं क्या? H2O। तो ये हो गया कौन अभिक्रिया? उभय विस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा।
कैसा लगा आज का हमारा वीडियो। आज हम आपको एकल विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिटेल चर्चा किए, डिटेल बताए क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो और भी सारे अभिक्रियाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।